हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही टॉपिक एनवायरमेंटल स्कैनिंग कवर करेंगे, जिसमें हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मीनिंग, इसका इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स, इसका प्रोसेस और इसके मेथड्स यानी कि टेक्निक्स की बात करेंगे आज हम, और स्टडी करेंगे हम पूरा टॉपिक। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे चैप्टर मार्केटिंग एनवायरनमेंट का ही टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और ये इसका लास्ट पार्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का, जो कि है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो आज हम स्टडी करेंगे मीनिंग, फीचर, प्रोसेस एंड टेक्निक्स को। ओके, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग? एक्सप्लेन द फीचर, प्रोसेस, टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो आज हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं और इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसेस को, टेक्निक्स को। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मीनिंग की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है एनवायरमेंटल स्कैनिंग एनालिसिस भी बोलते हैं इसको हम, रेफर्स टू द टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नॉलेज जो है वो ऑब्टेन की जाती है, किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, जो कि किससे रिलेटेड होती है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, और बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसके द्वारा क्या होता है, ए बिजनेसमैन कैन नो अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि एक बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगता है, जो कि बिजनेस के लिए क्या होती हैं, बिजनेस के लिए क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। कि हाँ भाई, इस टाइम प्रेजेंट एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को ये जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ ही कैन ऑल्सो ऑब्टेन अ नॉलेज ऑफ द फैक्टर टू विच हिज बिजनेस इज इनकेपेबल। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, साथ ही साथ उसको ये भी पता लगता है कि उसका जो बिजनेस है वो किस वजह से इनकेपेबल है, यानी कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं उसके बिजनेस में। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन 100% टैक्स रिबेट। तो गवर्नमेंट ने 100% की टैक्स छूट दी है, रिबेट दी है, किसको? एंटरप्रेन्योर्स को दी है, कि वो अपने बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश करें इन दी बैकवर्ड रीजन्स, मतलब ऐसे क्षेत्रों में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं, बैकवर्ड रीजन्स होते हैं वो, वहाँ पर। तो अगर कोई बिजनेसमैन वहाँ पर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा तो गवर्नमेंट उसको टैक्स की छूट देगी 100%, यानी कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट अ बिजनेसमैन मे बी अनेबल टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेसमैन अनेबल हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। वो कैसे? ड्यू टू लैक ऑफ, अब यहाँ पे बोला गया ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि एक बिजनेसमैन के पास क्या नहीं है, अगर उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है तो वो ये इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है, बिजनेसमैन गेट्स अ नॉलेज ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो इस प्रकार एक बिजनेसमैन को पता लग जाता है। देखो, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता लगा। एग्जाम्पल में हमें क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट उन बिजनेसमैन को जो है जो बैकवर्ड रीजन्स में अगर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो उनको 100% टैक्स में छूट दी जाएगी। ये क्या हुई? अपॉर्चुनिटी हुई, क्योंकि टैक्स बचेगा बिजनेसमैन का। लेकिन कमियां क्या आई, मतलब कमी क्या आई? इनकैपेबिलिटी की आई। इनकैपेबिलिटी का मतलब वीकनेस ये आई क्योंकि बिजनेसमैन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है।
इस वजह से वो बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की वजह से हमें क्या क्या पता लगा, हमें स्ट्रेंथ पता लगी, हमें वीकनेसेस पता लगी अपने बिजनेस के बारे में। उसके बाद आता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट कमाए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच। तो अगर कोई बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक अर्न करे प्रॉफिट, तो बिजनेसमैन को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच। उसके बाद हमारा आता है इस प्रकार thus a businessman is required to understand the ever changing environment which influence his business so that he may determine appropriate policies। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि इसीलिए एक बिजनेसमैन को ज़रूरत है कि वो अंडरस्टैंड करे कि जो भी वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो उसके बिजनेस को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, सो दैट ही में डिटरमाइन। तो जब उसको ये पता लगेगा, जब वो ये चीज़ समझेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तभी ओनली देन ही मे डिटरमाइन एप्रोप्रिएट पॉलिसी। तभी वो अपने बिजनेस के लिए सही पॉलिसी बना पाएगा, सही गोल्स बना पाएगा अपने बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है जनरली 2 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, नेमली 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, नेमली जिनका नाम है इंडिविजुअल एंड ग्रुप एलिमेंट। तो ये जो इंडिविजुअल यानी कि किसी एक व्यक्ति से बात बोली गई है, और ग्रुप यानी कि आप जानते ही हो ग्रुप। तो ये 2 टाइप के एलिमेंट हैं जो एक बिजनेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। दीज एलिमेंट ऑल्सो प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि इंडिविजुअल और ग्रुप एलिमेंट, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। किसके बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में और थ्रेट्स के बारे में, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या थ्रेट्स भी हैं एक बिजनेस को, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो दस इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर अ बिजनेसमैन टू मेंटेन अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बिजनेस। तो अब हमें ये पता लग चुका है क्लियरली कि एक बिजनेसमैन को कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना होता है एनवायरनमेंट और बिजनेस के बीच का। उसके बाद हमारा आता है कि मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, द मैनेजर यूज द स्वॉट टेक्निक। क्या आपने स्वॉट टेक्निक के बारे में पहले सुना है? स्वॉट टेक्निक, स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसमें स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये क्या है कि मैनेजर्स स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए। और ये जो टेक्निक है इनकी फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है ना। तो इनके बीच जो है हमें, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं यानी कि O और T, ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है बिजनेस के। साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, स्ट्रेंथ और वीकनेस ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है बिजनेस के। तो दीज आर वॉलेटाइल, मतलब जो थ्रेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये तो वॉलेटाइल हैं, यानी कि इन पे एक बिजनेसमैन जो है वो क्या नाम है, कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना। तो जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है उस पे जो है एक बिजनेसमैन वर्क कर सकता है ना। क्यों? अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और अपनी वीकनेसेस पर काम करना, ये एक बिजनेसमैन के हाथ में होता है। तो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू मैनेजर कैन ऑब्टेन राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं कि जो बिजनेस एडजस्ट किया है वो एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसीलिए स्वॉट टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मानी गई है। उसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि एक कॉन्टिन्यूअस मोबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द बिजनेस। आप जानते हो
एक बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो कॉन्टीन्यूसली इसकी मोबिलिटी ऑब्जर्व यानी कि देखी जा सकती है। हम जानते हैं कि बिजनेस वातावरण जो भी है वो लगातार बदलता रहता है। दूसरी इसकी फीचर है एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्या है? एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है वो फोरकास्ट पर भी बेस्ड है, यानी कि हम पहले से ही चीज़ों का अनुमान लगा के चल रहे हैं। चौथा, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ढूंढा जाता है एनवायरमेंटल एनालिसिस में। फिफ्थ, एन एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द अनसर्टेन थ्रेट्स। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल जब स्कैनिंग करोगे तो आप अनसर्टेन थ्रेट्स को क्या कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे। तो ये एबिलिटी आपको कौन देता है? जब आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस या स्कैनिंग करते हो तब आती है ये एबिलिटी एक बिजनेस में। उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। अब हम बात करेंगे तो प्रोसेस के बारे में हमें क्या गिवन है। नंबर 1 यहाँ पे हमें गिवन है कि मेनली डिवाइडेड अंडर 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप्स में प्रोसेस को हम बेसिकली स्टेप्स बोलते हैं, आप जानते ही हैं। तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बेस। फॉर्मेशन ऑफ बेस का क्या मतलब हुआ कि इन ऑर्डर टू मेक एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अगर एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? एक बेस बनाना होगा। अब बेस इज फॉर्मुलेटेड, और वो बेस कैसे बनाओगे? आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, कुछ कंपोनेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, लाइक आपके माइक्रो कंपोनेंट हो गए और आपके मैक्रो कंपोनेंट्स हो गए। तो दिस बेस वाज फॉर्मुलेटेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। जो आप ये बेस बनाओगे ना तो वो पास्ट डेटा के बेस पर होता है, लेकिन पहले होता था ये पास्ट डाटा के बेसिस पर, लेकिन आज के टाइम में, बट एट प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जो बेस ऑफ होता है ना एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पर होता है। तो हम याद रखेंगे इस चीज़ को कि पहले तो पास्ट डेटा के बेस पे बनाया जाता था, बेस फॉर्मुलेट किया जाता था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी कि MIS सिस्टम के बेस पर बेस फॉर्मुलेट होता है। तो पास्ट डेटा लेने से पहले वेरिएबल फैक्टर्स को भी एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक बात और भी बोली गई है। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हम बेस का फॉर्मुलेशन करेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से। फिर आता है हमारा फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग दूसरा स्टेप है जिसमें हम एस्टिमेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो जब हमने बेस फॉर्मेशन कर लिया है, जब हमने बेस बना लिया है, तो फोरकास्ट की जाएंगी किसके बारे में? बिजनेस की पोटेंशियलिटीज़ के बारे में, कि बिजनेस में कितनी काबिलियत है, कितनी पोटेंशियल है बिजनेस में। तो उसके बाद जो है इस फोरकास्ट, जो भी फोरकास्ट की जाएगी उसका एनालिसिस किया जाएगा, और इस स्कैनिंग के बेस पे जो एनालिस्ट होंगे ना हमारे, वो हमें सजेस्ट करेंगे क्या? एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अब इस बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। तो दीज सजेशंस में प्रूव फेवरेबल टू एक्चुअल बिहेवियर, बट दीज में ऑल्सो प्रूव अनफेवरेबल इन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमसे एक बात बोली गई है कि ये जो सजेशंस होते हैं ना, या तो ये फेवरेबल साबित हो सकते हैं या फिर ये अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन को मस्ट यूज दिस फोरकास्ट एज गाइडलाइंस। तो सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पर इसको यूज करना चाहिए एक बिजनेसमैन को। उसके बाद आता है हमारा कंपैरेटिव स्टडी। तीसरा स्टेप है कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है? एक्चुअल रिजल्ट्स को आप कंपेयर करते हो अपने प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स के साथ। जो आपने पहले डिसाइड करे थे वो था आपका प्रोजेक्टेड, तो आप अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को यहाँ पर कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे, और फिर ये देखोगे कि आपके प्रोजेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में क्या फ़र्क आया, क्या वेरिएशंस आए, क्या चेंजेस आए, क्या डिफरेंस आया।
तो ये आपको पता लगेगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएशंस, मतलब जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ भाई क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या वेरिएशंस आए, तो इस स्टडी में जो रेमेडियल एक्शन है वो भी लिया जाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता चले कि हाँ वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो कहाँ कमी हुई, तो उस चीज़ के लिए हमें जो है रेमेडियल एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। तभी जो है एक बिजनेस जो है अपने आप को चेंज कर सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन दी फ्यूचर कंडीशंस के लिए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप जो कि है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग के बारे में क्या बोला गया है कि स्कैनिंग क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कॉन्टिन्यूसली आपको क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है, यानी कि स्कैनिंग करनी पड़ती है, राइट, एनवायरनमेंट की। तो कैपेबिलिटी ऑफ रिफाइनिंग क्रिएट द एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग फोरकास्ट इन दी मैनेजर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे रिमेन सक्सेसफुल इन मेकिंग स्कैनिंग। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्कैनिंग क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कॉन्टीन्यूसली रिफाइनिंग की ज़रूरत होती रहती है, और रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी जो है वो एफिशिएंसी क्रिएट करती है जिससे कि मैनेजर्स फोरकास्ट कर पाते हैं, और जब वो फोरकास्ट करते हैं, करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो क्या हो पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं स्कैनिंग करने में। तो ये लास्ट स्टेप था रिफाइनिंग, और वो जो है मैनेजर जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टेक्निक्स के बारे में कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है हमें कि वेरियस टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग में जो कि टाइम एलिमेंट्स पर बेस्ड होती हैं, और फोरकास्ट की जाती है, फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है, हम जानते हैं कि फ्यूचर क्या होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है, निश्चित कभी भी नहीं होता फ्यूचर। तो इसीलिए बहुत मुश्किल टास्क है क्या, फोरकास्ट करना, पहले से ही फ्यूचर का अनुमान लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए जो है रिसर्चर क्या डिटरमाइन करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि फॉर प्रेजेंट बाय फोरकास्टिंग, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के लिए वो क्या कराता है, क्या बनाता है, स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करता है। और वो कैसे होती है, फोरकास्ट के बेस पर होती है, यानी कि आप चीज़ों को पहले से ही अनुमान लगा रहे हो कि हाँ हाँ ये चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इन टेक्निक्स की। तो सबसे पहला जो टेक्निक आती है वो आती है टाइम गैप एनालिसिस। तो टाइम गैप एनालिसिस में क्या बोला गया है कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। 2 टाइम पीरियड्स आर डिपिक्टेड अंडर दिस टेक्निक। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 टाइम पीरियड, यानी कि टाइम 1 और टाइम 2 आप देख सकते हो, 2 टाइम पीरियड यहाँ पे हमें गिवन है डायग्राम में। तो अब आप ये देख सकते हैं और हम इसकी एक्सप्लेनेशन अब रीड करेंगे, इसके बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए कि देयर आर 2 पैरामीटर, यानी कि टाइम 1 और टाइम 2 हमें गिवन है, और ये जो है गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कितना गैप आ रहा है। और ये जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है कि बोथ दिस पैरामीटर चेंज विद दी पैसेज ऑफ टाइम, की ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और जो गैप है ना इन दोनों के बीच का वो बढ़ रहा है, गैप जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक क्या था, यहाँ तक गैप जो था आपका, मतलब ये जो पैरामीटर थे इस पॉइंट तक क्या थे, इक्वली चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पैसेज यानी कि टाइम बढ़ा, इनका गैप इंक्रीज हो गया। ये है हमारा गैप, टाइम 1 और टाइम 2 के बीच का गैप इंक्रीज हो गया। ये हमारा टाइम 1 और टाइम 2 के गैप इंक्रीज हो गया है इस पॉइंट तक, फोर्थ यानी कि फोर्थ पॉइंट तक जो है ये पैरामीटर साथ में ही थे। बट इसके बाद जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों पैरामीटर्स का गैप इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हमें गिवन है, अभी हमने देखा कि गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा था, तो अब
ए रिसर्चर हैज टू फोरकास्ट द टाइम दैट मे बी टेकन फॉर फिलिंग दिस गैप। अब क्या करना पड़ेगा रिसर्चर को क्या करना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा वो टाइम जिसमें ये गैप फिल हो सके, ये गैप क्या हो सके, फिल हो सके, यानी कि इस गैप को वो भर सके। तो वो टाइम जो है वो फोरकास्ट करना पड़ेगा रिसर्चर को। तो अब वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड, अब बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। कुछ सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हमें यहाँ पर गिवन हैं, जिसमें लिखा है मैप, मल्टी वेरिएट इंटरैक्शन और कोरिलेशन, स्ट्रक्चर्ड इन एक्सपर्ट ओपिनियन, अनस्ट्रक्चर्ड इन एक्सपर्ट ओपिनियन और सिंगल वेरिएबल एक्सट्रापोलेशन। तो ये कुछ टेक्निक्स हमें यहाँ पर गिवन है। और अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड टेक्निक की, जो कि है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। तो हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, ये हमारी सेकंड टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर फोरकास्टेड, यानी कि कुछ एलिमेंट्स को फोरकास्ट किया जाता है पास्ट की सिचुएशन के बेसिस पर। ये जो मेथड है वो बेस्ड है वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, कि भाई जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की, उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो ये मेथड उस बेस पर जो है काम करता है। और इन दिस रिगार्ड रोस्टो हैज़ प्रेजेंटेड द आर्ग्यूमेंट, रोस्टो ने एक आर्ग्यूमेंट किया इस पे कि द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डज नॉट टच द टॉप पॉइंट ऑफ ग्रोथ ऑल ऑफ ए सडन, रैदर इट पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ पे बोला गया है रोस्टो के द्वारा कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो टॉप पॉइंट, ग्रोथ के टॉप पॉइंट पे जो है टच कभी नहीं करती, उसने ये बोला। और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेजेस के थ्रू ही जो है पासिस होती हैं बिफोर से पहले, ग्रोथ से पहले। और दस इट इज एप्रोप्रिएट फॉर एवरी इकोनॉमी टू कंपेयर इट्स प्रेजेंट स्टेज विद द सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलप कंट्री। तो यहाँ पे रोस्टो ने बोला है कि सभी जितनी भी इकोनॉमी है उनके लिए ये सही होगा कि वो अपनी प्रेजेंट स्टेज को कंपेयर करें विद दी सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलप कंट्री, की जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके साथ वो अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करें। तो द रिसर्च मेड एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड कैन बी यूज बाय अदर कंट्री आफ्टर सम टाइम। तो इसीलिए जो भी अब रिसर्च बनेगी ऐसे, तो ये कंट्री में मतलब वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के द्वारा कभी भी यूज़ की जा सकती है। तो इट इज़ क्लियर दैट अ जनरल फोरकास्ट ऑफ द इवेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग। तो यहाँ पे बोला गया है कि जनरल फोरकास्ट भी की जा सकती है कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, और वो एनालॉग के बेस पर होती है। तो इस मेथड के थ्रू फोरकास्ट हो सकती है लेबरर्स के एटीट्यूड चेंजिंग, क्या उनके एटीट्यूड में क्यों चेंज आ रहा है, बिजनेस का स्टैंडर्ड में जो चेंज आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है अज्यूम्स, ये मेथड क्या एज्यूम करता है कि वेरियस कंट्रीज आर सिमिलर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो वो यूँ बोल रहा है कि काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो सिमिलर हैं और डिफरेंट जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के स्टेजेस हैं उन पर। तो ये इसकी एजम्पशन होती है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड की। उसके बाद आता है हमारा इकोनोमेट्रिक मेथड। तो इकोनोमेट्रिक मेथड क्या बोलता है कि इस मेथड को साइंस ऑफ इकोनॉमिक मेजर भी बोला जाता है। इस मेथड के द्वारा रिलेशनशिप अमंग वेरियस वेरिएबल्स इज रिवील्ड यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल। तो इसमें मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप पता लगता है। तो वेरियस इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं इस मॉडल के लिए, इस पर्पस के लिए। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो इसीलिए नंबर ऑफ इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं स्पेसिफिक इकोनोमेट्रिक मॉडल में। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट सो मैनी इक्वेशन विदाउट द हेल्प ऑफ ए मशीन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है कि बिना मशीन की हेल्प के आप बहुत सारी इक्वेशन क्रिएट कर लो। तो इसीलिए कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। और सम इम्पॉर्टेंट इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स जो है वो लाइक मल्टीपल रिग्रेशन,
टाइम सीरीज रेग्रेशन एक्सेट्रा, ये जो टेक्निक्स है इनको यूज़ किया जाता है फोरकास्टिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू वेरिएबल्स नेमली, अगर दो वेरिएबल हैं जिनका नाम है डिमांड और सप्लाई, वो अगर हमें गिवन है तो प्राइस कैन बी डिटरमाइन ऑन देयर बेसिस. तो उन डिमांड और सप्लाई के बेस पर हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये था हमारा इकोनोमेट्रिक मेथड. फिर आता है हमारा जजमेंट मॉडल मेथड. तो जजमेंट मॉडल मेथड क्या बोलता है कि व्हेन देयर इज़ नो डेटा अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, या जो अवेलेबल डेटा है वो गलत है, इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है, देन द जजमेंट मॉडल मेथड, तब हम जजमेंट मॉडल मेथड को यूज़ करते हैं. इस मेथड में द आइडियाज़ ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर यूज़, कि भाई जिस पर्सन की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है इसमें. एग्जाम्पल, दिस मेथड इज़ यूज टू फोरकास्ट द फ्यूचर सेल्स, कि ये जो मेथड है वो फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन दिस मेथड कैन प्रूव टू बी द बेस्ट ओनली व्हेन द पर्सन प्रोवाइडिंग देयर आइडिया आर अनबायस्ड. तो ये मेथड तभी काम करेगा जब जो पर्सन्स है ना, जो आइडिया प्रोवाइड करा रहे हैं वो अनबायस्ड हों, यानी कि वो बायस्ड ना हो, तभी ये मेथड जो है आपका सही बेस्ट प्रूव होगा, अदरवाइज़ नहीं. सर्वे मेथड की बात करें तो सर्वे मेथड हम जानते हैं क्वालिटेटिव होता है एज वेल एज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं. इसके लिए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सर्वे मेथड यूज़ किया जाता है और ये अप्रोप्रिएट होता है. सर्वे जनरली कंडक्ट होता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए लोगों से. सर्वे मेथड इज़ यूज इन एवरी स्फेयर इन द प्रेजेंट एज. तो सर्वे मेथड जो है वो हर जगह यूज़ होता है आज के टाइम में. एग्जाम्पल हो गया सेंसस, सेल्स फोरकास्टिंग एक्सेट्रा. तो एक क्वेश्चनएयर प्रिपेयर किया जाता है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, ये सब सर्वे मेथड के अंदर आते हैं हमारे. तो रिसर्चर जो है वो इस मेथड को यूज़ कर सकता है. सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड कौन सा होता है? फ्यूचर इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है इसमें, और दिस टेक्निक इज़ फेमस टेक्निक्स अमंग वेरियस टेक्निक. तो ये सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड जो है वो काफ़ी फेमस टेक्निक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग में. और जनरली दिस मेथड इज़ यूज फॉर द फोरकास्टिंग रिलेटेड टू द सोशल एनवायरनमेंट. तो इस मेथड का सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड फोरकास्टिंग में यूज़ किया जाता है इस मेथड को. और इस मेथड में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड अनरियलिस्टिक पार्ट्स जो होते हैं ना उनको कंबाइन किया जाता है. उनके जो एस्टिमेट्स आपने अनुमान लगाए हैं उनको कंबाइन किया जाता है और एक डेफिनेट प्रोसेस यूज़ किया जाता है इसमें, जिसमें हम इवेंट्स को फोरकास्ट करते हैं चीज़ों को. और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेजर्स हैं वो किसके द्वारा दिए होते हैं, स्पेशलिस्ट के द्वारा गिवन होते हैं. और फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज अंडर सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड. तो 3 मेथड यूज़ होते हैं अंडर सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड में, जो कि है कंडक्ट सेंटेंस मेथड, सिस्टम पिक्टोरियल मेथड और कॉम्प्लेक्स स्पेस मेथड. तो ये सब यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ी सी हमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. उसके बाद आता है हमारा डेल्फी मेथड. तो दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्यूचर इंडिकेशन मेथड. तो इस मेथड को फ्यूचर इंडिकेशन यानी कि जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ऐसा मेथड डेल्फी मेथड कहलाता है. और फ्रॉम द जजमेंट यहाँ पे बोला गया है कि दिस मेथड इज़ एन अमेंडेड फॉर्म ऑफ द जजमेंट मेथड. तो अभी हमने ऊपर जजमेंट मेथड पढ़ा था तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये वाला मेथड बनाया गया डेल्फी मेथड. इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है जिसमें किन से, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठते हैं, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. और वो जो पैनल्स और वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते, अननोन होते हैं. और एक क्वेश्चनएयर यूज़ किया जाता है इस मेथड में जिसमें उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और वो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनएयर इज़ यूज अंडर दिस मेथड विच इज़ फिल्ड इन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट. तो अब जो रिस्पोंडेंट है वो फिल करते हैं इस क्वेश्चनएयर को और फिर एक टेबल ऑफ कंक्लूजन की टेबल प्रिपेयर की जाती है रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर. तो ऑन इट्स बेसिस अ रिवाइज क्वेश्चनएयर इज़ प्रिपेयर. फिर उन रिस्पॉन्सेज के बेस पर जो रिज़ल्ट आते हैं उस बेस पर एक क्वेश्चनएयर बनाया जाता है. फिर उसको रिस्पोंडेंट्स के पास दोबारा से भेजा जाता है.
तो एक रिवाइज क्वेश्चनेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है उनके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि कोई डेफिनेट कंक्लूजन पर ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है डेल्फी मेथड में। तो इसमें जो कंक्लूजन होते हैं आर मोर रिलायबल, उनको ज़्यादा रिलायबल माना गया, भरोसेमंद माना गया है, क्योंकि इस मेथड में एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी प्रेशर के। और इसकी मेन डीमेरिट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी कंज्यूम करता है, ये इस मेथड की डीमेरिट है। बैरोमीटर और इनपुट आउटपुट मेथड, टोटल 10 मेथड्स हैं। तो बैरोमीटर मेथड क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रेशर ऑफ द एयर मेजर की जाती है, और इस इंस्ट्रूमेंट में कि भाई एनवायरनमेंट की एयर में कितना प्रेशर है उस चीज़ को मेजरमेंट किया जाता है। और इंडेक्स नंबर यूज़ किए जाते हैं द सिचुएशंस ऑफ इकनॉमी इन 2 टाइम पीरियड्स, कि 2 टाइम पीरियड्स में इकनॉमी की सिचुएशन कैसी रही। और नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एन इकनॉमी इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड, कि भाई इकनॉमी की डायरेक्शन इस टाइम किस और जा रही है, वो भी हमें पता लगती है इंडेक्स नंबर के यूज़ करके। और दिस नंबर्स आर यूज टू स्टडी सीजनल वेरिएशंस, तो ये जो नंबर्स है ना ये सीजनल वेरिएशन को स्टडी करने के लिए, जैसे कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो गई, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हो गए, तो ये सब बैरोमीटर मेथड के अंडर आता है। फिर आता है इनपुट आउटपुट। तो दिस मेथड इज़ मेनली बेस्ड ऑन असम्पशन। इनपुट आउटपुट मेथड एक असम्पशन पर बेस्ड होता है जिसमें इकोनॉमिक के काफ़ी सारे जो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, सोशल सेक्टर, ये जो हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। तो इसमें हम इनपुट आउटपुट मेथड में ये मान के चलेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर और सोशल सेक्टर जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इन मैथमेटिकल टर्म्स जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इन सेक्टर्स का, उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो अंडर दिस मेथड इनपुट कैन बी फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, कि हम इनपुट को फोरकास्ट कर सकते हैं आउटपुट के बेसिस पर और आउटपुट को फोरकास्ट कर सकते हैं इनपुट के बेस पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड है। और साथ ही साथ ये जो मेथड है इनपुट आउटपुट मेथड, ये बिजनेस इवेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारा लास्ट मेथड आता है जो कि है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, फोरकास्ट बनाई जाती हैं, न्यू आइडियाज़ को कंसीडर किया जाता है ब्रेन में। और फोरकास्टिंग के लिए एन इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड टू प्रेजेंट न्यू आइडियाज़। तो फोरकास्टिंग के लिए इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो नए नए आइडिया प्रेजेंट कर सके। और दिस मेथड इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग टेक्निकल फोरकास्ट। तो सिर्फ टेक्निकल फोरकास्ट के लिए ये मेथड यूज़ होता है। तो ये थे हमारे मेथड्स और पूरा एनवायरमेंटल स्कैनिंग का टॉपिक। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।